मद्रास राज्य बनाम चंबकम दोराइजन राजन मामला 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो आज यहाँ पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार यानी बी ऑप्शन हो जाएगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। जरा सा मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या था चंबकम दोराइजन मामला? दोस्तों हुआ ये था कि आजादी से पहले यानी 1927 में जो एक सरकार थी, कम्युनल सरकार आप कह सकते हैं, ब्रिटिश सरकार उस समय रही, इसने क्या किया था, मद्रास में कुछ नियम कानून लागू किया हुआ था। यहाँ के जो कॉलेज थे, जो स्कूल थे, वहां पर कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई थी। क्या थी? सीटें आरक्षित थी। मतलब जैसे मान लीजिए जनरल के लिए 20 सीट हो गया, ओबीसी के लिए 30 सीट हो गया, ठीक है। SC ST के लिए मान लीजिए जनरल के लिए 30 सीट, ओबीसी के लिए 30 सीट, SC ST 25 सीट, ठीक है, या 20 सीट मान लीजिए, ठीक। तो मतलब मान लीजिए कि कोई कॉलेज है, ए नाम का कोई कॉलेज है, उसमें कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। और इन 80 सीटों को इन लोगों ने ऐसे ऐसे बंटवारा कर दिया, किसी को 30, किसी को 30, किसी को 20, ठीक है। अब सुनिए क्या हुआ। ये घटना 1927 की है, संविधान नहीं बना हुआ अभी तक, ठीक है। हुआ क्या दोस्तों कि ये जो नियम था ना सीट का बंटवारा वाला, ये नियम चलता था, कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत कब आ गया? 1950 में एक महिला पहुंचती है, श्रीमती चंपकम दोराई राजन, एक मेडिकल कॉलेज है मद्रास का। तो जैसे ये एडमिशन के लिए यहाँ पहुंचती है, ठीक है, तो मान लीजिए कुछ सीटें वहां पर थी। मान लीजिए जनरल के लिए कितनी सीटें थी? ओबीसी के लिए 30 सीटें हैं, और इसी तरह से मान लीजिए SC ST के लिए 20 सीटें, ठीक है। तो इनका जनरल का जो कोटा था, क्योंकि चंपकम दोराइजन क्या है, एक जनरल कास्ट की महिला है, तो इनका जो जनरल का कोटा था दोस्तों, यह फुल हो चुका है, भर चुका है। लेकिन अभी खाली था कौन सा? ओबीसी वाला, SC ST में कुछ जगह खाली थी। तो मद्रास के कॉलेज ने कहा, देखो भैया देखो बहना चंपकम दोराइजन, बात यह है कि आपकी जो जनरल की सीटें हैं ना वो भर चुकी हैं, हमारे पास सीटें तो खाली हैं, लेकिन हम आपको इसमें एडमिशन दे नहीं सकते क्योंकि ये सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। अब देखो चंपकम काफी पढ़ी लिखी महिला थी, चूंकि मेडिकल में पाई है, प्लेसमेंट पाई है, तो ऐसे नॉर्मल इंसान है नहीं। इसी दरमियान दोस्तों आप जानते हैं भारतीय संविधान 1950 में पूरी तरह से लागू हो चुका है, चल चुका है। तो चंपकम दोराइजन एक बात को समझते हैं, अनुच्छेद नंबर 15(1). तो जब अनुच्छेद 15(1) को वो पढ़ी तो उनके ध्यान में आया क्या कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कॉलेज में किसी जाति को लेकर के विभेद किया जाए कि आप जनरल के हैं तब आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका सीट फुल हो गया, या महिला पुरुष को लेकर के, समझ रहे हैं। तो उन्होंने अनुच्छेद 15(1) पढ़ा, ठीक है, इनको समझ में आ गया जात के आधार पर जो ये सिस्टम चल रहा है मद्रास सरकार का, ये गलत है, 1927 का नियम है, इस बात को ध्यान में रखना। फिर इन्होंने एक और अनुच्छेद पढ़ा, अनुच्छेद 29(2). इसमें क्या लिखा गया कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्थान में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर भी इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर भी जाति का कोई नियम हमारे संविधान में है ये नहीं है, तो हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, ये कैटेगरी क्यों लाया गया है। जब इन्होंने चंपकम दोराइजन ने दोनों केस को पढ़ा तो अब क्या था, इन्होंने कहा दिया किसको, माननीय उच्च न्यायालय, क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत पहुंची उच्च न्यायालय, और उनको कहा कि माननीय उच्च न्यायालय, मेरा अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 29(2) का हनन हो रहा है, आप हमारे अधिकार को देखिए और हमारे अधिकार को वापस करिए, ठीक है। तो हाँ, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा हाँ भाई बात तो आप सही है, संविधान में तो लिखा गया कि ऐसा कुछ किया नहीं जाएगा, तो आखिर में वो जो स्कूल वाले हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, बुलाओ स्कूल वाले को, पकड़ के लाओ स्कूल वाले को, ठीक है। अब सुनिएगा, स्कूल वाला पकड़ के आता है तो स्कूल वाले पर बातें कर दी जाती है। तो स्कूल वाले ने क्या किया ना कि अपनी जो याचिका थी वो माननीय उच्च न्यायालय के पास दायर किया। किसके पास? माननीय उच्चतम न्यायालय, सॉरी गाइस, माननीय उच्चतम न्यायालय के पास पहुंच गया। और वहां पे जाके क्या कहते हैं जरा सुनना। वहां पे कहते हैं कि महाराज मेरी गलती नहीं है, मिलॉर्ड मेरी गलती नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 को देखिए, वहां पे क्या लिखा गया है, राज्य नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, भाई ऐसा कौन सी बात थी कि तुम्हें ऐसी विधि बनानी पड़ी। तो उन्होंने कहा कि महोदय
महामहिम सॉरी आप अनुच्छेद 46 देखिए क्या लिखा है, अनुसूचित जाति और जनजाति और समाज के कमजोर वर्ग शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों के को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा साहब। इसीलिए हमने ऐसा कानून बनाया ताकि जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति जाति के लोग हैं, उनको थोड़ा सा सहायता मिल सके। हमारी गलती नहीं है। डीपीएसपी को लाने के लिए हमने जो है फंडामेंटल राइट के कानून को तोड़ा है। ठीक है, अब तो झगड़ा ये पड़ गया कि कौन महान, डीपीएसपी महान कि फंडामेंटल राइट महान। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा भैया देखो आपकी बात तो सही है, अनुच्छेद 37 में अनुच्छेद 37 की बात भी सही है, लेकिन डीपीएसपी को लागू करने के लिए आप फंडामेंटल राइट को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट बड़ा है डीपीएसपी से। समझ रहे हैं? इस तरह से चंबकम दुरायजन क्या हो गई, जीत गए। लेकिन दोस्तों उस समय की मांग थी, है ना, तो नेहरू जी, अंबेडकर जी, सब लोगों ने मिल करके कहा कि यार देखो लोगों के कल्याण के लिए आरक्षण को रखना जरूरी है। इसीलिए संविधान में उन लोगों ने क्या किया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 किया और 15 में एक नया भाग जोड़ दिया, 15 का 4, अनुच्छेद 15 का 4 जोड़ दिया गया और कह दिया गया इसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक, आर्थिक नहीं, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने का प्रावधान किया गया। अब तो आप जाने के, अब तो ये फंडामेंटल राइट बन गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सारे राज्य जो है अपने कॉलेज में ऐसा प्रावधान कर सकते हैं। तो गाइस ये था आपका चंबकम दुरायजन मामला। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना और अच्छे से समझा दिया जाएगा, लेकिन इतना जल्दी इतनी बातें समझाना नॉर्मल बात नहीं है। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो आप समझ गए होंगे कौन सी के तहत, तो आप कहोगे यस सर 15(4) के तहत। किसके तहत? 15(4) के तहत। बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, कब जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, पहले संशोधन था ही दोस्तों। इसके तहत राज्य को क्या शक्ति दिया गया कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या करेगा, स्कूल और कॉलेज में विशेष उपबंध कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त है, ठीक है, भी शामिल है, मतलब चाहे सरकार हो, चाहे नॉन गवर्नमेंटल हो, चाहे गवर्नमेंटल स्कूल हो, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी, अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। दोस्तों यह प्रावधान याद रखिएगा 15 के 5 में किया जाता है। आगे चल के जरूरत की मांग बढ़ी, 15 के 5 में यह प्रोविजन किया गया, यानी सही जवाब आपका हो जाएगा बी, यानी दूसरा। ठीक है, अब सुनिएगा 15 के 5 के बारे में कुछ घटना। 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा आपका अनुच्छेद 15(5) संविधान में जोड़ा गया। इस संशोधन के तहत जो प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में राज्य को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में विशेष उपबंध करने की शक्ति दी गई है। एक केस है, यहां पर आपको याद रखना होगा, केस है दोस्तों अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ मामला। इस मामले में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से केंद्रीय शिक्षा संस्थान अधिनियम 2005 और 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया है। तो इस फैक्ट को थोड़ा सा आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की गारंटी देता है? मतलब अगर कहीं सार्वजनिक रोजगार है तो सभी लोग को अवसर मिलेगा, ऐसा हमारा कौन सा अनुच्छेद प्रोविजन करता है? तो गाइस अनुच्छेद 16 ऐसा प्रावधान करता है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका हो जाएगा ए, यानी पहला वाला। अब देखिए अनुच्छेद 16 में कुल 4-5 वैसे तो 6 उपबंध है, परंतु यहाँ 3-4 उपबंध आपको जानना है। 16 का एक क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। मतलब कि अगर उनका नियोजन किया जाएगा
या उनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो सबको समान सम्मान मिलेगा। यहीं पर 16 का 2 कहता है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। यहीं पर अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है दोस्तों कि ये जो 16 का 1 है और 16 का 2 है, इन दोनों के अपवाद के रूप में संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त अध्यारोपित कर सकती है। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया? ऐसा कहा गया है 16 के 3 में। ठीक है। यहीं पर 16 के 4 में एक और अपवाद दिया गया, क्या कि इस अनुच्छेद की कोई बात, मतलब अनुच्छेद 16 की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए वर्ग के किसी नागरिकों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के लिए उपबंध कर सकती है। समझ रहे हैं? एक तरफ कहता है कि नियोजन के विषय में सबको समान अधिकार है, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि संसद कानून भी बना सकता है, संसद चाहे तो कोई पार्टिकुलर नियम बना सकता है। तीसरी तरफ ये भी कह देते हैं कि अगर राज्य चाहे तो पिछड़े वर्ग को लेकर के कोई नया नियम, कोई भी उपबंध कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये दोनों बातें हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। ठीक है। यही कारण है कि राज्य जो है अंकुश लगाता है फंडामेंटल राइट पर कुछ विधि लगा करके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो गाइस यहाँ 15(5) और 16(5) अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 यह जो है ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के से संबंधित है। 103वां अमेंडमेंट हुआ था, आपको पता होगा 2019 में, तब से जाकर के ईडब्ल्यूएस का फंडामेंटल सामने आया। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए और सी, यानी डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, करेक्ट जवाब। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रभाषित करने की बात करी गई? गाइस देखिए, ये जो बात है ना, समान कार्य के लिए समान वेतन, बहुत चर्चा में रहता है। तो ये बात याद रखिएगा, इसे फंडामेंटल राइट्स भी माना गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अगर आप अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को एक साथ मिला करके पढ़ेंगे तब आपको समान काम के लिए समान वेतन यहाँ पर ऑटोमेटिक दिख जाएगा। तो आपको लगेगा कि समान काम के लिए समान वेतन एक फंडामेंटल राइट है, यानी एक मौलिक अधिकार है, ऐसा समझ रहे हैं? तो गाइस अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को एक साथ पढ़ने पर हमें समान काम के लिए समान वेतन फंडामेंटल राइट जैसा प्रतीत होगा, ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है। हालांकि आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(4) यानी डीपीएसपी का पार्ट है, इसमें समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। आगे हम इस पर चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन अनुच्छेद 14 और 16 को एक बात याद रखिएगा, एक साथ मिलाकर पढ़ने पर हमें समान काम के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और ऐसा उपबंध माननीय उच्चतम न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में दिया है। रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में ऐसा निर्णय दिया हुआ है। ठीक है। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार आया हुआ है। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद ... के तहत किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है, मतलब इसको लागू नहीं किया जाना है। तो आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी डी हो जाएगा प्रश्न का आपका सही जवाब, राइट आंसर। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? इसके तहत अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किया जाना, ठीक है, जाए वाला आचरण निषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 35 के तहत दोस्तों संसद जो है अस्पृश्यता के संबंध में विधि बना सकता है, कानून बना सकता है। आपको ये बात याद रखना होगा क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? तो आपका जवाब होगा सर, अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है। इसी के तहत दोस्तों अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1950 संसद के द्वारा पारित किया गया था। और अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है तो अस्पृश्यता के अपराध के लिए 500 रुपए का जुर्माना या 6 माह के कारावास या फिर दोनों दंड का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा,
अस्पृश्यता निषिद्ध अधिनियम, ठीक है, 1950 को। आगे दोस्तों नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी नागरिक या विदेशी को किसी भी प्रकार की उपाधि से सम्मानित करने से रोकता है? मतलब कोई व्यक्ति किसी प्रकार की उपाधि सम्मानित नहीं करेगा। तो गाइस आप जानते हैं उपाधियों का अंत करता है अनुच्छेद 18। तो इस प्रकार से बी हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी दूसरा हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 18 में कुछ 4 प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 18 के 4 पार्ट। 18 का एक क्या कहता है? इसमें यह व्यवस्था किया गया है कि जो राज्य है सेना तथा विद्या से संबंधित सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। चलो ये तो ठीक है। 18 का 2 कहता है दोस्तों कि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे उपबंध भारतीय संविधान में वर्णित उपाधियों के अंत के विषय में सही है? यानी कौन सा प्रावधान उपाधियों के अंत के बारे में सही है? ऐसा विदेशी व्यक्ति जो भारत में किसी लाभ या विश्वास का पद धारण करता है वह विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति से ही ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं। ऐसा विदेशी व्यक्ति जो भारत में, ध्यान से सुनना, क्या करा कि वह कैसा होना चाहिए? विदेशी व्यक्ति। मान लीजिए ए नाम का कोई विदेशी व्यक्ति है और भारत में है। कहाँ पे है? इंडिया में है, किसी कंपनी में है। ठीक है, इंडिया में है, किसी कंपनी में काम कर रहा है। तो कह रहा है कि भारत के किसी लाभ या विश्वास का पद धारण करते हैं वह विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति से ही ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं। मतलब अगर उनको कोई उपाधि लेना है, कोई सम्मान लेना है तो राष्ट्रपति से पूछ के करेंगे। जैसे मैंने क्या कहा कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, भारत में काम कर रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि उसे चाइना से कोई उपाधि मिल रहा है तो क्या वो तुरंत ले लेगा? नहीं भैया, उसे भारत के अंदर जो हमारे महामहिम है यानी राष्ट्रपति साहब, उनसे जो है बात करना पड़ेगा। उनके जो है आदेश पर ही वह किसी व्यक्ति से ले सकता है, भले वह चाइना का ही व्यक्ति क्यों ना हो। समझ रहे हैं? कोई भी व्यक्ति जो भारत में किसी लाभ पर विश्वास के पद पर है, कोई भी व्यक्ति चाहे भारत का ही हो, किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं करेगा। देखो भाई, बात सिंपल सी है। विदेश का है, भारत में काम करेगा, तब भारत के राष्ट्रपति से पूछ करके ही विदेश का कुछ लेगा। भारत का है, कहीं भी काम कर रहा है, भारत के अंदर काम कर रहा है, विदेश से कुछ मिलने वाला है तो भी राष्ट्रपति से पूछ कर ही ऐसा करेगा। तो भैया दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, सी 1 और 2 दोनों को दोनों सही हैं। यही कहता है अनुच्छेद 18 का 3, कहता है कि भाई देखो, ऐसा विदेशी व्यक्ति जो भारत में कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है वह किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ही ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं लेगा। समझ रहे हैं? और 18 का 4 कहता है कोई भी नागरिक, चाहे भारतीय हो, चाहे विदेशी, चाहे जापानी, चाहे जो भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर है तो किसी विदेशी राज्य से कोई भी भेंट, उपलब्धि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह फैसला किया गया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण का अलंकरण जो है अनुच्छेद 18(1) में वर्णित उपाधि के अंतर्गत नहीं आता? मतलब जो आपका पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है, क्या ये भी उपाधि है? तो गाइस एक केस था बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद 1996। तो इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद 1996 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई देखो, जो ये पद्म विभूषण है, पद्म श्री है और भारत रत्न है, ये आपका उपाधि नहीं है, बल्कि यह क्या है? एक सम्मान है। क्या है? एक सम्मान है। ठीक है, इसका प्रयोग लोग अपने नाम के आगे नहीं करते हैं, तो इस कारण से इसे हम जो है कोई उपाधि नहीं मानेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा स्वतंत्रता के अधिकारों को बंधित किया गया है? तो आप जानते हैं 4 अनुच्छेद हमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 19 से 22, 19, 20, 21, 22, ये 4 अनुच्छेद हैं जिसमें स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। किसका प्रावधान? स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो भैया इसको याद रखना है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, आसान से आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है? तो स्वतंत्रता के अधिकार में आपका कोई भी पेशा अपनाना कर सकते हैं, भाषण की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ये तो आपका अनुच्छेद 17 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। धर्म पालन ये आपका 26 से
आगे आएगा ए भी नहीं आपका होगा। तो गाइस ये दोनों नहीं होगा, 1 और 2 होगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब हो जाएगा आपका सी, तीसरा वाला। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 19 दोस्तों, इसमें कुल इसके पहले पार्ट में यानी 19(1) में कुल 6 प्रकार के मूल स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। क्या? क्रम से याद रखना। सबसे पहले आपका वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब अपनी बात को रखने की, बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है, आप शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हैं। निरायुध का मतलब कि ऐसा नहीं कि हथियार, लाठी भाला फरसा चाकू तलवार लेके, नहीं भाई, निरायुध करना है। ठीक है, मतलब आराम से हथियार खंजर लेकर के नहीं। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। आप चाहे तो 10 लोग का कोई मिला करके एक ग्रुप बना सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं। समझ रहे ना, जैसे आजकल बहुत सारा संगठन बना हुआ है। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। जितने भारत के राज्य हैं एकदम फ्री होकर वहां पर घूमिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता। आपका मन कहे आप उत्तर प्रदेश से तो राजस्थान में बस सकते हैं, तमिलनाडु में कन्याकुमारी में बस सकते हैं, कहीं बस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे, कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। मतलब आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, जहां मन करेगा वहां व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से किसके तहत राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित है? समझ रहे हैं कि मतलब आप राष्ट्र ध्वज भी अपना फहरा सकते हैं। राष्ट्र ध्वज फहराना फंडामेंटल राइट्स है किस आर्टिकल के तहत? तो गाइस अनुच्छेद 19(1) के तहत ये प्रोविजन दिया गया है। अनुच्छेद 19(1) का क, आप जानते हैं इसमें कुछ कहा गया है क्या, कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। मतलब यह अनुच्छेद कहता है, अच्छा ये सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, कि भारत के सभी नागरिक अपने विचारों और दृष्टिकोण को प्रकट करने के लिए फ्री हैं। इनको ये अधिकार दिया जाता है कि मोदी जी पर आप कमेंट कर सकते हैं, योगी जी पर आप कमेंट कर सकते हैं, कहने मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, और वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहने मतलब अनुच्छेद 19(1) क, इसके तहत कुछ बातें हैं जिसे आपको ध्यान रखना होगा। प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। आपसे पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत, तो आप बताओगे कि 19(1) क के तहत। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार है 19(1) क के तहत। जानने का अधिकार दोस्तों, राइट टू नो, जानने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। चुप रहने का अधिकार, राष्ट्रगान चल रहा है मैं नहीं बोलूंगा, चुप रहूंगा, चुप रहने का अधिकार मौलिक अधिकार है। विदेश जाने का अधिकार, ये भी आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। तो गाइस ये कुछ मौलिक अधिकार हैं जो कि 19(1) क के तहत आते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। निम्नलिखित में से किस निबंधन के अधीन राज्य वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है? मतलब 15(1) क पर प्रतिबंध किस आधार पर अगर राज्य चाहे लगा दे, अगर आपके उससे मतलब इस स्वतंत्रता, इस अधिकार से भारत की संप्रभुता और अखंडता को छेड़ता पहुंच रही हो, नुकसान पहुंच रही हो, तब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर राज्य की सुरक्षा का मामला हो तभी प्रतिबंध लग सकता है। अगर विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध खराब हो जाए आपके कुछ बोलने से, आपके कुछ कहने से, तब पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। सी होगा दोस्तों, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, सभी के सभी सही हैं। तो मतलब कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, इन आधारों पर लगा सकता है। इन आधारों को आप ध्यान रखिएगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता को लेकर की बात रही, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के संबंध में, और अगर पब्लिक लोक व्यवस्था को डिस्टर्ब करेगा तब, शिष्टाचार और सदाचार के हित में, न्यायालय की अवमानना, इसको याद रखना, मानहानि अथवा अपराध के उद्दीपन के संबंध में अगर बात है तब आपके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा जा सकता है, आपके वाक्य एवं अभिव्यक्ति के ऊपर है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह उपबंध दिया कि फुटपाथ पर व्यापार करना संविधान के अनुच्छेद 19(6) जिसमें कहा गया है कि हम कोई भी वृत्ति, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, वह एक मौलिक अधिकार है। जैसे रोड चल रहा है, रोड के बगल में आप जो है सब्जी की दुकान लगाएं, और अगर मान लीजिए नगर पालिका वाले जाके आपको फेंकने लगे, हटाने लगे, तो आप माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं, कह सकते हैं सर हमारा फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 19 का 1 और इसका जो 6 है, ये कहता है कि मैं कोई भी वृत्ति, कोई भी व्यापार अपना सकता हूं, तो ये लोग मेरा छीन रहे हैं, मेरा फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं, आप मेरा कुछ हेल्प करिए। तो ऐसे ही एक केस हुआ था दोस्तों, इस केस का नाम याद रखेंगे, दिल्ली में हुआ था, सोदन सिंह बराम दिल्ली नगर पालिका कमेटी। ठीक है,
शोधन सिंह, दिल्ली नगर पालिका कमेटी, 1989 का, 1989 का ये मामला है। तो इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, क्या कहा कि भाई देखो, जो ये मैटर है, ठीक है, सड़क अनुच्छेद 19(1)(6) ये किसी भी व्यक्ति को कोई भी वृत्ति करने का अधिकार देता है। उसके इसी के तहत फुटपाथ पर व्यापार करना एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, आप इसे नहीं छीन सकते हैं। एक केस उत्तर प्रदेश का 2004 में था दोस्तों, ऋषिकेश महापालिका के क्षेत्र में, जो कि एक धार्मिक स्थल है। वहां पर एक व्यक्ति है ओम प्रकाश जी, ये जो है अंडे बेच रहे हैं, तो इनके अंडे की दुकान है, तो इसको बंद कराने को लेकर के ये विवाद हुआ था। यहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि भाई देखो, क्योंकि यहाँ पर भी तो कोई वृत्ति, कोई व्यापार कर रहा है, लेकिन यहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा देखो भाई, ये मामला जो है ना साधारण जनता के हित में युक्तियुक्त संगत है, तो राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकती है अगर मामला सारे जन को लेकर के है। समझ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की वजह से एक घटना हो गया, तो कहीं ना कहीं राज्य आप देख रहे हैं कि एक तरफ माननीय उच्चतम न्यायालय ने शोधन सिंह में उनकी मदद करी है, तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश में निष्पक्ष भाव से इन्होंने धर्म को भी प्रेफरेंस देते हुए यहाँ पर ये काम आगे बढ़ाया हुआ है। तो ये दोनों मैटर को आप याद रखना। तो इनकी अंडे की दुकान यहाँ पर चल पड़ी, ठीक है, मतलब अब नहीं लगाएंगे वहां पर। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, 30-30 मिनट का ही क्लास लिया जाएगा। भारत का संविधान ... के तहत प्रदान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद अपने ही खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये अनुच्छेद 20, तो इसके बारे में डिटेल में तो भी चर्चा होगी ही अनुच्छेद 20 के बारे में, क्योंकि यहाँ पर 3-4 उपबंध दिया जाता है। अनुच्छेद 20 कहता है तो दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है। जैसे मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसके ऊपर किसी अपराध को करने का दोष लगाया गया है। मान लीजिए किसी अपराध को करने का इसके ऊपर दोष लगाया गया कि भाई आपने ये अपराध किया है, तो ए नाम के इस व्यक्ति को ना हमारा जो आर्टिकल 20 है ये कुछ संरक्षण देता है। ये कुल 3 प्रकार का संरक्षण देता है कि इस ए के ऊपर कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, इस पर मैं कल डिस्कस करूंगा, दोहरे दंड से संरक्षण और आत्माभिशंसन का संरक्षण। तो ये 3 प्रकार का संरक्षण इसे दिया जाएगा। कल मैं डिस्कस आपसे करूंगा कि इनका क्या मतलब है, क्या प्रोविजन है, और हमारी कोशिश होगी कि कल हम अनुच्छेद 20 से लगा करके अनुच्छेद 20 पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और अनुच्छेद 30 तक कोशिश करेंगे, खत्म करेंगे। एक वीडियो मतलब वीडियो नंबर 3, ठीक है। फिर उसके बाद 30 से लगा करके दोस्तों हम लोग 36 तक डिस्कस करेंगे, या फिर देखा जाएगा आगे पीछे कैसे होगा। यहाँ पर शायद आपका डीपीएसपी भी कुछ डिस्कस हो जाए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय।